Hello and welcome back to Progress with Prachi. Today we are going to discuss a very interesting topic about how should India proceed with its foreign policy or actually neighborhood policy. So क्या इंडिया को एक एग्रेसिव और प्रैग्मेटिक पॉलिसी की ज़रूरत है? एग्रेसिव का मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्टर, मतलब हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना है. एग्रेसिव का मतलब इधर ये नहीं है कि लड़ाई करने हो जाए, वॉर पे उतर जाए. एग्रेसिव का मतलब है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी और प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकल जो कि सिचुएशन है उसके हिसाब से अक्रूइंग टू दैट हमारी पॉलिसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ऐसे में हम टिपिकली अपने नेबरहुड कंट्रीज के बारे में बात करेंगे रादर देन टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड पिक्चर इन केस ऑफ इंडिया. तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था दैट यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर. आप अपने दोस्त बदल सकते हैं बट अपने पड़ोसी नहीं. इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन. और ये कोड हमारे कंट्री को बहुत परफेक्टली फिट होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने नेबर्स को चेंज करना चाहते हैं. इट जस्ट मीन्स कि हम जो हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, हम जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, या फिर लोकेशन कहेंगे, जो सेंट्रल लोकेशन है, उसकी वजह से इंडिया को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हर साइड से. चाइना सबसे वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस रहा है इन सब में से. नॉट जस्ट इंडिया बट लेकिन जो नेबर्स हैं वो भी, उन्हें भी श्योर नहीं है कि इंडिया की पॉलिसी क्या है. हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू प्रोसीड विद इट्स फॉरेन पॉलिसी. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही सस्पिशन में है. इवन जो नेबरहुड कंट्रीज हैं दे आर ऑल्सो नॉट श्योर वट आर दे लुकिंग इनटू, या फिर इंडिया से उनको इन रिटर्न क्या मिल सकता है. ऑल्दो रिसेंटली हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी स्टार्ट करी है, सागर इनिशिएटिव किया है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी में हमने काफ़ी इन्वॉल्व किया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि जो इंडिया का शिफ्ट टूवर्ड्स प्रेगमेटिक अप्रोच, मतलब हम एक प्रैक्टिकल और एग्रेसिव अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं. आज इंडिया हर फ्रंट पे सफ़र कर रहा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोविड-19 की वजह से हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, ये सब कुछ ख़राब हुआ है. फाइनेंशियल क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, सारी प्रॉब्लम हुई है. सेकेंडली चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे साउथ एशियन नेशंस में. ऊपर से वो मिलिट्री प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड. आपने सुना होगा गलवान वैली वाला जो इशू हुआ था. थर्डली पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन. पाकिस्तान का तो ये it's never ending. It just keeps on going and increasing. तो सीज फॉर वायलेशन बाय पाकिस्तान. फोर्थली ऑल्दो अब सेटल हो गया है बट नेपाल ने भी कार्टोग्राफिक का मतलब होता है मैप रिलेटेड. तो मैप रिलेटेड एग्रेशन, कार्टोग्राफिक एग्रेशन दिखाया था नेपाल में. नेपाल ने हमारा लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, इस रीजन के अराउंड, बट नाउ इट हैज़ बीन रिजॉल्व. तो ये सारी चीज़ों से नेपाल ने हमारी जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी 1950 की, उसको भी क्वेश्चन कर दिया. ईरान और रशिया का जो दबाव है, जो इंक्लाइन है, वो इंक्लाइन हो रहे हैं चाइना की टुवर्ड्स. और लास्टली जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है इंडिया को. सो दीज आर सर्टन प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस जो इंडिया फेस कर रहा है फ्रॉम ऑल दी फ्रंट्स. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को चैलेंजेस हो रहे हैं या फिर वन डायमेंशनल चैलेंजेस नहीं है ये. एंड हमारे जो नेबर्स हैं वो भी अनसर्टन हैं कि इंडिया की अप्रोच क्या रहेगी. क्यों अनसर्टनिटी है, क्यों इंडिया ने अभी तक कुछ भी, क्योंकि एक तो हमारी कोई सॉलिड पॉलिसी नहीं है, कोई फॉरेन पॉलिसी हमने अभी तक नहीं बना रखी है जो क्लियरली बताए कि हाउ आर वी गोइंग टू बिहेव इन सर्टन सिचुएशन. सो दूसरा पॉइंट है, हिस्टोरिकली जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो उसके वजह से बहुत सारे अनसेटल्ड बॉर्डर इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटी राइट्स इश्यूज़ हैं, रिवर वाटर, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक सेटल नहीं हो पाई हैं अमंग दीज कंट्रीज़. और इस वजह से कंटिन्यूसली ये डर रहता है कि क्या इंडिया उस प्रॉब्लम्स को ब्रिंग अप करेगा या ये नेशंस उन प्रॉब्लम्स को ब्रिंग अप करेंगे, या अगर ब्रिंग अप होती हैं तो वो रिजॉल्व कैसे होंगी. सेकेंड इज़ चाइना, ड्रैगन बोला जाता है. विद द अराइवल ऑफ ड्रैगन और उसकी जो अग्रेसिव अप्रोच है, उसकी वजह से जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो डेट ट्रैप में फंस रहे हैं. डेट ट्रैप को मैं बहुत जल्दी से ब्रीफ करना चाहूँगी. इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, चाइना ने मान लो नेपाल को कुछ रोड बनाने के लिए, कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसे दिए. नेपाल की इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट गुड कि वो चाइना को एक स्टिपुलेटेड टाइम में वो पैसा वापस करते हैं. तो इन रिटर्न चाइना क्या बोलता है, या तो आप मुझे अपनी ज़मीन दे दो, या आपका जो आपने प्रोजेक्ट डेवलप किया वो मेरे अंडर हो गया, या अब आप
क्योंकि आप मेरे पैसे नहीं रिटर्न कर पा रहे हो, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सो ये प्रॉब्लम डेट ट्रैप में फंसा रहा है चाइना कंट्रीज को, और इस वजह से चाइना इंडिया के अगेंस्ट चाइना कार्ड प्ले करने की कोशिश करती है, इंडिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि अगर इंडिया उनके टर्म्स पे एग्री नहीं करता है सो दे विल गो और अलाइन विद चाइना। एंड फोर्थ इज डी ग्लोबलाइजेशन। जब हमारा इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा कट कर लिया, थोड़ा आइसोलेट किया हमारी खुद के डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक वर्कर्स को, तो उस वजह से हमारा जो स्कोप था वो और कम हो गया है। आज की डेट में भी हमको कंप्लीट ग्लोबलाइज होने में टाइम लग रहा है। एंड लास्ट इज इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ अलाइन नहीं करती। अगर हम काउंटर स्टैंड लेने की बात करें, स्टैंड आउट द अबव चैलेंजेस, इंडिया को अपने नेबरहुड पॉलिसी को अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा असर्शन से, थोड़ा स्ट्रिक्टली हमें अपनी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच, हमारी प्रैग्मेटिज्म होनी चाहिए। रीजनली अगर बात करें तो हमारे ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स, यानी कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं, जो डील्स हो रही हैं साइन, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। कॉपरेशन इंक्रीज़ हुआ है हमारा, जैसे कि बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आसियान हो गया, और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे रीजन में थोड़ा क्लाउड, थोड़ी सी दबदबा बढ़ेगा, थोड़े हम फेमस होंगे, नाम होगा, जिस वजह से हम चाइना को काउंटर डोमिनेट कर पाएंगे। सॉफ्ट पावर, हमारी जो मेडिकल डिप्लोमेसी है ये बहुत ज़्यादा हमारी नेबरिंग कंट्रीज से अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिज्म टेक्स प्लेस, जिसका मतलब है मेडिकल पर्पसेस के लिए लोग इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए। उस मेडिकल डिप्लोमेसी, नॉट जस्ट इलाज, अभी हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा इंडियन मेडिसिन पे कितना पूरा वर्ल्ड डिपेंडेंट हो गया था। सो इंडियन वैक्सीन्स पे हमें अपनी मेडिकल डिप्लोमेसी यूज़ करनी चाहिए एज आर सॉफ्ट पावर, बिना लड़ाई के, बिना नेगेटिव हुए वी कैन यूज, क्योंकि मेडिकल हेल्थ इज समथिंग एवरी नेशन वांट्स एंड नोबडी कैन अवॉइड इट, इग्नोर इट। सो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे हमें ध्यान देना होगा। स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री, हमें अपनी मिलिट्री को मिलिट्री का नंबर नहीं बढ़ाना है, मिलिट्री के साथ टेक्नोलॉजी को अलाइन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर कॉपरेशन की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारे ना सिर्फ हमारे बॉर्डर स्ट्रेंथ हो बट नेबर्स में थोड़ा सा डेटरेंस बने, थोड़ा सा डर बने। सो दैट स्ट्रैटेजी टू ऑफ री इमेजिन एंड री इन्वेंट, हमें अपने पुराने तरीकों से, पुरानी अच्छा मुंह पे मीठा बन रहा पीछे, या फिर कोई कुछ बोलना ही नहीं, जो हमारी नैम की पॉलिसी थी, कोई अलाइनमेंट ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं है, कोई से नहीं देना, ये सारी चीज़ें अब वर्क नहीं करेंगी। हमें अपनी पॉलिसी को, अपने आइडियाज़ को री इमेजिन करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी में फोकस करना पड़ेगा, इन्वेंशंस री इन्वेंट करने पड़ेंगे, अपने मेथड्स को, तरीकों को चेंज करना पड़ेगा। और नॉट जस्ट इकोनॉमी, हमारी खुद की इकोनॉमी नहीं, बट हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे नेबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी अच्छी हो। इस लाइन को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। क्यों हमें क्या फ़र्क पड़ता है हमारे नेबर की इकोनॉमी अच्छी है या नहीं? फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, अगर आप मान लो आपके नेबर की इकोनॉमी, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग एज गुड एज इंडियाज़ इकोनॉमी, एज गुड एज इट इज़ नॉट डूइंग गुड एट ऑल। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढते हैं पैसे कमाने के, और इवेंचुअली टेररिज्म, अनसेटल्ड इशूज़, क्राइसिस, माइनॉरिटी राइट इशूज़, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ, ये सारी प्रॉब्लम होती हैं और उसका डायरेक्ट असर पड़ता है नेबरिंग कंट्रीज पे। तो जैसे पाकिस्तान में कंप्लीट जॉब्स ना होने के कारण, लोगों को फ्रीडम ना होने के कारण दे गो इनटू मिलिटेंसी, टेररिज्म, एंड उसका रिजल्ट इंडिया, उसका कॉन्सिक्वेंस इंडिया को बेयर करना पड़ता है। तो सिर्फ अपनी इकोनॉमी के लिए नहीं, हमें अपने नेबर्स की इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करने के लिए एक इंटर कॉपरेशन की, आपस में बातचीत करने की, नेगोशिएशंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तो और उनको भी स्टेबिलिटी मिले, और जितना वो कमज़ोर रहेंगी कोई एक्सटर्नल पावर आकर उनको डोमिनेट कर सकती है, जैसे कि हो भी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो टाइम एंड अगेन चाइना से हेल्प लेती है, चाइना से बेनिफिट्स लेती है, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट चाइना पाकिस्तान एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया, मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट। इसके अलावा इंडिया को फोकस करना चाहिए, हम जो प्रोमिस कर रहे हैं, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चरल बनाने के, या कोई भी हमने प्रॉमिस किया है, हम उसको फुलफिल करें। जैसे कि हमने ईरान को प्रॉमिस किया था कि हम चाहबार पोर्ट को डेवलप करेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, बट हम लोगों ने इतना डिले करा, हमने उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाए।
विच अगेन ये इंडिया के अगेंस्ट हो जाता है। इंडिया को प्रूव करना होगा कि हम अपॉर्चुनिस्टिक हैं, हमें प्रूव क्या करना होगा, हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं उन्हें जल्दी से जल्दी ग्रैब करना होगा, क्योंकि वी हैव टू रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज नाउ गेटिंग मच मोर कॉम्पिटिटिव, और जितना हम सोचते रहेंगे चीज़ों को उतना हम पीछे रह जाएंगे। सो अपॉर्चुनिटीज लेना बहुत ज़रूरी है। मल्टी ब्रांच अप्रोच होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री के साथ हम अपने रिलेशंस अच्छे बनाते जा रहे हैं या फिर सिर्फ ट्रेड पे, इकोनॉमी पे ध्यान देते जा रहे हैं। कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, एवरीथिंग हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। स्पेशली भूटान, बांग्लादेश, जिनके साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी अच्छे हैं, इन रिलेशंस को हमें और स्ट्रॉन्गर करना है, इस फाउंडेशन को हमें और स्ट्रॉन्ग करना है कि वो कल को हमारे अगेंस्ट किसी भी तरीके का एक्शन ना ले। ये भी इम्पॉर्टेंट है, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें ये अब स्पेशली इन करंट टाइम्स ये ध्यान रखना है कि नॉट जस्ट विद पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जो हमारे नेबर्स आज की डेट में है वो है श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स। विद चेंजिंग, विद स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, जो चाइना ने लाया है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पूरे इंडियन ओशन को टारगेट करता है। और मोर देन एवर इट इज़ नाउ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम अपने वाटर बाउंड्रीज को, कोस्टल एरियाज को, वाटर एरियाज को प्रोटेक्ट करके रखें, और इसके लिए हमें अपने मरीन नेबर्स को अपने साथ करना होगा। क्लियरली ओशन अभी हमने लैंड को अक्वायर कर लिया है, हमने एयर को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है वर्ल्ड ने, बट अभी भी वाटर में वॉरफेयर अभी नहीं बहुत हाई स्केल पे है। तो इन फ्यूचर जो ओशंस होंगे वो एक नए बैटलफील्ड की तरह एक्ट करेंगे, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियन नेवी को भी स्ट्रेंथन करें, और इंडियन नेवी के साथ साथ हम अपने मरीन नेबर्स जो हमारे मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, इनके साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपनी नेवी को एक ब्लू वाटर नेवी में टर्न करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने जो हमारा जो क्वाड ग्रुपिंग में प्रेजेंस है इसको हमें और स्ट्रांगली आगे मूव करना चाहिए इसके साथ, बिकॉज अगेन ऑल द 3 अदर कंट्रीज आर डूइंग वेरी गुड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। हमें इस रिलेशन को, इस नेगोशिएशन को, इस कॉपरेशन को सीरियसली लेना चाहिए, और जो भी इसमें अग्रीमेंट्स है, डील्स हो रही हैं, उन पर हमें वर्क करना चाहिए। Thus, to conclude, obviously एक अग्रेसिव अप्रोच या असर्टिव अप्रोच कहूँगी rather than अग्रेसिव अप्रोच, असर्टिव अप्रोच बहुत ज़रूरी है। इंडिया को अपने ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे बहुत काम करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, हमारे नेबर्स में गवर्नमेंट कैसी चल रही है, एजेंसीज कैसे चल रही है, सोसाइटी कैसे चल रही है, ताकि हम और ज़्यादा कॉपरेशन इनकरेज कर सकें, नॉट जस्ट विद द करंट गवर्नमेंट बट आगे आने वाली सारी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो करंट गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशन बनाने के चक्कर में बाकी एग्जिस्टिंग पार्टीज़ को या बाकी सोसाइटी के लोगों को हर्ट कर दिया। इससे एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब अगली बार इलेक्शन होकर नया पार्टी आएगा तो उसके साथ इंडिया के रिलेशंस खराब होंगे। सो रादर देन जस्ट मेकिंग रिलेशन विद द करंट गवर्नमेंट, हमें लोगों के साथ अटैचमेंट बिल्ड करनी चाहिए, सिटीजन्स के साथ कल्चरल टाइज मेंटेन करने चाहिए, सो दैट नॉट जस्ट द करंट गवर्नमेंट बट ऑल द अपकमिंग गवर्नमेंट्स उस फ्रेंडशिप को फॉलो करें, उस फ्रेंडशिप की वैल्यू करें। छोटे इश्यूज़ पे जल्दी से जल्दी अगर हम ध्यान देते हैं तो हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो बड़े इश्यूज़ में, बर्निंग इश्यूज़ में टर्न ना हो, और फिर हमको किसी भी तरीके से नेगेटिवली हार्म ना करें। और सबसे ज़रूरी, इंडिया एक प्राइम लोकेशन पे है, सेंट्रल लोकेशन पे है, हमें इस लोकेशन का बेनिफिट उठाना चाहिए, हमें अपने जोग्राफिकल फीचर्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। दैट्स इट फॉर इंडियाज़ पॉलिसी, किस तरीके की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली नेबरहुड पॉलिसी होनी चाहिए। आई होप आपको पता चला हो। आप अपने भी पॉइंट्स कुछ आपको ऐड करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन इट, वट एवर यू लाइक टू डू विद इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।